अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी आयानू बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारे नए मौज़ूआत, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, नई नई खबरें हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। और जब हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं तो अच्छी बातों का जिक्र होना बड़ा ज़रूरी होता है। वो इसलिए ताकि जो अच्छी बात होती है, मेरी और फैसल की दुआ, उम्मीद, कोशिश यही होती है कि ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर ज़रूर रखे। तो आज की अच्छी बात यह है कि अक्सर लोगों को अपनी अक्ल और इल्म पर गुरूर होता है, लेकिन उनको अपने इल्म का गुरूर नहीं होता। मतलब कि लाइक अगर आपके पास इल्म है, आपके पास जो है अक्ल है, तो आई थिंक आपको गरूर नहीं करना चाहिए। आपका जो इल्म है उसको हमेशा इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो दूसरों के लिए मशले राह बने। यानी आपके पास इल्म है, आपके पास किसी चीज़ का हुनर है, उसमें होना ये चाहिए कि उससे फैसल दूसरों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। और समझे कि महक जो भी अता करता है वो खुदा का ही अता करता है, तो बजाय गरूर करने के शुक्र अदा करें। तो आज हम आपको जो है जंगल कहानी जो है वो भी सुनवाएंगे। तो सबसे पहले आई थिंक हमें ज़रा जंगल कहानी का ही रुख करना चाहिए। बच्चे इस टाइम अगर देख रहे होंगे, जो स्कूल नहीं गए होंगे बहाना करके, तो वो थोड़े होंगे, उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही होगी। जो माएँ देख रही होंगी वो रात को अपने बच्चों को सोते हुए ये जंगल कहानी ना। अब ये जंगल जो कहानी है ये फैसल की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि फैसल तो जाते रहते हैं। तो फैसल गए, क्या उन्होंने देखा आज जरा आपको दिखाते हैं। मुझी लखन जड़ी जवानी सूरन विञाई, ओ सूरन विञाई, मुझी उम्र वही अजाई, मुझी लखन जड़ी जवानी दर्दन विञाई, वो जिसा कमिचनाई। बचपन में हम सब ने जंगलों की कहानियां बहुत सुनी हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे जंगल में जहां पे खूंखार जानवर तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन ऐसे दरख्त हैं जिससे यहाँ की लोकल कम्युनिटी को फायदा भी है और थोड़ा थोड़ा नुकसान भी। तो आइए मेरे साथ आपको नाका खाड़ी के जंगल की सैर करवाते हैं। जंगल कहानी होती है अक्सर डरावनी, लेकिन एक जंगल ऐसा भी जो मुकामी आबादी को रोजगार भी देता है, उनकी मईशत भी चलाता है, हत्ता कि उनका शिफा खाना भी यही जंगल है। ये है बलूचिस्तान के नाका खाड़ी के कीकर के जंगल। लखन जड़ी जवानी सूरन विञाई, ओ सूरन विञाई। और जंगल में शिफा ढूंढता ये है अब्बास। मुझी लखन जड़ी जवानी दर्दन विञाई, वो जिसा कमिचनाई। ये जो घने दरख्त होते हैं, जंगल होते हैं, उसमें शहद होती है। शहद बहुत फायदेमंद चीज़ है। शहद में कई बीमारियों के काम आती है। जंगल में अगर किसी को पेट में दर्द हो गया तो उसने शहद इसको खिला लिया, पेट का दर्द खत्म, डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये शहद हमने देख लिया कि छत्ता नज़र आ गया नीचे, हमने क्या किया, ये कचरा जमा किया, उसको आग दिया, उसने धुआं कर दिया, धुआं रख लिया, शहद की मक्खी उड़ गई। शहद की मक्खी एक तरफ, उसका जो खाना है जो हमने निकालना है चारा, वो उस तरफ, फिर उसको काट के हम लेकर आते हैं, फिर अपने यूज़ करते हैं, लेकर जाते हैं, या डब्बे में डाला या उसी के ऊपर रोडों पे लोग बेचते हैं। शिफा का शिफा, रोजगार का रोजगार। शहद यहाँ से निकालने के बाद दुकानों में बेचा जाता है। पहाड़ का जो दरख्त होता है उसकी शहद पैदा होती है, वो ज़्यादा अरसे तक चलती है। सर कुछ किलो के हिसाब से बेचते हैं, कुछ बोतल के हिसाब से बेचते हैं। सर ये बोतल तकरीबन हमारी 3-3.5 तक चली जाती है, कुछ ऊपर भी चली जाती है। ऐसी बोतलें होती, डिमांड होती है इसकी, है ना। यही जंगल इन लोगों की मईशत भी चलाता है। ये कीकर के दरख्त लगे हुए हैं। इसके दरख्त को काट के लकड़ियाँ बाजार में 200-250 रुपए मन जाती है। गरीब लोग रोजगार करते हैं। इनको काट के यहाँ की लोकल कम्युनिटी अच्छा खासा पैसा बना लेती है और शहरों में ले जाके बाज़ारों में भी बेचती है और फैक्ट्रीज़ में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। ये फ़ायदे की चीज़ है, इसको हम लोग जलाते हैं सर्दी के लिए, बहुत बेहतरीन है।
उधर कंपनी में ये जो इसको बेचते हैं 300-250 इसका कीमत है। बहुत लोगों का रोजगार है, मजदूरों का। अब जंगल हो और खतरे का उनसर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ एक तरफ ये दरख्त यहाँ की लोकल कम्युनिटी को लकड़ी फराहम करते हैं और शहद फराहम करते हैं, यहाँ के लोकल्स वो शहद खाने के इस्तेमाल में भी लाते हैं, बतौर दवा भी इस्तेमाल करते हैं, आँखों में डालते हैं और उनको बेचते भी हैं। वहीं दूसरी जानिब इनके मवेशियों के लिए ये दरख्त और इसकी ये फलियाँ जो है वो बड़ी ख़तरनाक हैं। अब ये फलियाँ क्यों ख़तरनाक हैं जानते हैं। इसकी जो फली है, फली दरख्तों में जो नज़र आ रही है आपको, ये बकरियां हमारी खाती है या गाय खाती है, ये भेड़ खाती है। वो जब खा जाती है तो उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं। जब बकरी खा जाती है तो एक्सपायर हो जाती है। इसीलिए हाजी चाचा अपने मवेशियों का भरपूर ख्याल रखता है और इनका बेटा अगले दिन के लिए अपना रोजगार भी बनाता है। चाचा ख्याल नहीं करेगा तो नुकसान उठाएगा, बेटा कुल्हाड़ा चलाएगा तो रोजगार कमाएगा। है ना अनोखा नाका खाड़ी का कीकर का जंगल। जबरदस्त। अब ये कहानी और ये सैर आपके जहनों में बैठ गई। फैसल, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, ये अलग बात कि आप जब जंगल होते हैं, वैसे तो जंगल दरख्त कॉन्सेप्ट होता है, बड़े बड़े और बड़े वाइड स्पेसेस होते हैं, लेकिन ये ऐसा जंगल था कि जिसमें क्रॉस करके जाना बड़ा मुश्किल था। पता है क्यों? क्योंकि कीकर के जंगल हैं तो उसमें कांटे बड़े बारीक होते हैं। लेकिन आप सोचें कि हम गए तो कितना हमारे लिए मुश्किल था। ये तो इनका जो वहाँ के मुकामी है, ये तो उनका रोजाना का है, वो रोजाना यहाँ जाते हैं। आई थिंक उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है कि कहाँ क्या है, किस तरह आपने सरवाइव करना है, कहाँ जाना है, कैसे। और जिस तरह ये अब्बास जो वहाँ का लोकल है, जिस तरीके से ये जा रहा था, मतलब ये यूं जा रहा था ऐसे, और हम अभी इसको बुला रहे थे, भाई रुक जाओ, हम फंस रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग यहाँ से शहद भी इकट्ठा करते हैं, ये लोग यहाँ से। अच्छा, शहद महक, आपको आप जब भी नॉर्दर्न एरियाज आप गए, आपने देखा कि शहद जो है वो सड़कों किनारे बिक रहा होता है। हाँ। अच्छा, मैंने नॉर्दर्न एरियाज के अलावा ये कहीं और नहीं देखा था। लेकिन ये यहाँ मैंने पहली मर्तबा देखा बलूचिस्तान में सड़क किनारे ये चीज हो रही थी। ठीक है, वो मतलब खालिस है इसकी। जी हाँ, असल जो होता है ना वो पहाड़ों वाला शहद और जो ये दरख्तों वाला शहद, चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगेन वही कि रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी डेवलपमेंट की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। अगर मिल जाए तो ये वो चीजें हैं जिनसे रोजगार के जराए बहुत ज्यादा, मौके बहुत ज्यादा पैदा हो सकते हैं। बट अगेन कि तवज्जो दी जाए, काम अच्छा होना चाहिए। और फैसल जब भी जाते हैं कहीं घूमने फिरने, अकेले चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है मुझे। मैं पूछता यहाँ पे? पूछते हैं? नहीं, मैं अगली बार मैं लेके जाऊंगा। मैं ये खींच के लेके टीम नोट फरमा ले कि अगली बार जो है महक जो है वो करीबी, किसी करीबी जगह पे जाएंगे ना कराची के। अच्छा, ठीक है। किसी जगह बात करेंगे उन चमकते धमकते सितारों की जिन्होंने बड़ा ही कमाल का काम किया है और अल्फाज का उनके पास ज़ख़ीरा, और ऐसा ज़ख़ीरा कि यकीन करें कि जब मैंने इनके बारे में ये चीज़ें देखी, सुनी और इनसे मैं मिली तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। और फिर नई दिल्ली भारत में खेली जाने वाली यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी नौजवानों ने मैदान मारी। ये सोचें हमारे लिए कितना फ़ख्र का मकाम है। ये चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के 11 समेत 10 एशियाई ममालिक के 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें पाकिस्तान टीम नंबर 1 पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने ये सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि ये किसी मुल्क से नहीं हारे। अच्छा, जब ये किसी मुल्क से नहीं हारे, सबको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। उसके बाद जब इनका आपस में कंपटीशन हुआ तो आपस में एक दूसरे को ही हरा रहे थे। अच्छा, देखिए ना, वही बात है, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान कि भाई आपने आपस में हरा दिया, ठीक है, लेकिन जब किसी और मुल्क के साथ था तो इन्होंने यूनिटी दिखाई। और वो यूनिटी ऐसी थी भाई कि आप देखें कि माशाल्लाह से आज हमारे साथ मौजूद भी हैं वो। जी हाँ, तो हमारे साथ 3 जो हैं माशाल्लाह से चैंपियंस मौजूद हैं। हशाम आदी खान, इसके अलावा फ़ान सलमान और शान अब्बास। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सबसे पहले तो क्योंकि हम बेचारे अकेले बैठे हुए तो शान अब्बास से हम शुरू करते हैं। ये मैं चाहूँगा हम एक बार फिर वो पिक्चर दिखाएं दिल्ली गेट पे पाकिस्तानी चैंपियंस, एक बार फिर वो तस्वीर दिखाएं और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़। जो दिल्ली गेट पे आपने खड़े होके, किसकी तस्वीर थी वो?
आपकी थी ना, तो मैं आपसे बात करता हूँ। आपने भी खिंचाई होगी यार। कैसा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में जाके विन करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेलकमिंग लोग थे, बहुत बहुत मोहब्बत वाले लोग थे। ऑब्वियसली बहुत मोहब्बत से उन्होंने रखा हमें, और हमारे अपने पाकिस्तानी माशाल्लाह से ऐसे खेलने वाले थे कि कंपटीशन हमारे ख्याल में यही थे। हाँ। और 2 इंडियंस बहुत टफ प्लेयर्स थे जिन्होंने इन दोनों ने इनको फाइट दी है। अच्छा। और इन्होंने बस वो रखा हुआ था कि इंडियंस अगर जीत सकते हैं तो बस इनसे ही जीत सकते हैं। वो नहीं जीते? नहीं जीते। हमारे माशाल्लाह से प्लेयर्स ने इनको बहुत टफ फाइट दी, और माशाल्लाह से आखिरी में शाम हमारे भाई जो हैं वो जीते। और अच्छा एक्सपीरियंस था खेलने में, और कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ भी नहीं थे। बहुत अच्छे से गए, अच्छे से वापस आए। अच्छा ट्रिप था बहुत। अल्लाह और ऐसे ट्रिप्स हमारे लिए रखे। मजा आया, यानी आप लोगों ने बहुत एंजॉय मजा भी आया, किया और बहुत खेले मजा भी। आया। अच्छा शाम, मुझे ये बताएं कि उनकी वोकैबुलरी कैसी थी, उनकी तैयारी कैसी थी? जी बिल्कुल, जैसे उन्होंने बताया कि वो जो ऑब्वियसली वो होस्टिंग कंट्री थे, तो उनके ऊपर भी थोड़ा वो था, तो उनके भी प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे और बहुत ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी थी उनकी। और कुछ श्रीलंकन प्लेयर्स भी ऐसे थे जो बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे, ऑल्दो कि हमने उन्हें हरा दिया, बट आगे ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करके वो आगे बहुत ज़्यादा टफ फाइट देंगे। अच्छा अफान, टॉप 10 में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी हों, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ख़ास तौर पे ऐसे कंपटीशन में जिसमें ये तो चले स्क्रैबल है ना, स्पेल भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें तो इंडिया का डंका बजता पूरी दुनिया में। बट ऐसे कंपटीशन में कि जिसमें ऑलरेडी एक मुल्क श्रीलंका भी हो गया, वो भी बड़े फेमस हैं, तो उनको जाके हराना मतलब कि हम किसी से कमतर बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि इंडिया में जाके इंडिया की प्लेयर्स को हराना और वहाँ से चैम्पियनशिप लेकर पाकिस्तान वापस आना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और बहुत फ़ख्र की बात है कि हम इंडिया से चैम्पियनशिप लेकर आए। सही। अच्छा कहाँ आप लोग कम्पीट कर चुके हैं इससे पहले? इससे पहले मेरा तो ये फर्स्ट फर्स्ट था, और फर्स्ट में ही आपने कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। मतलब पहले में ही आपने तो छक्का, पहली बॉल में छक्का। क्या बात। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका इससे पहले कहाँ आपने कम्पीट किया? कुआलालंपुर, मलेशिया 2019। अच्छा। रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन WRC वर्चुअल टूर्नामेंट दिस ईयर एंड लास्ट ईयर। और उससे पहले मलेशिया, फिर कोरोना आ गया था तो थोड़ा सा इशू हो गया हमारे लिए, ब्रेक आया। अब लास्ट ईयर है अगला साल मेरा, तो होपफुली उसमें भी ट्रिप्स हो जाएं इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छा ये बताएं कि आप लोगों की एजुकेशन, आप लोग कौन कौन सी क्लासेस में जरा? जी मैं फर्स्ट ईयर डूइंग प्री मेडिकल। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। मैं अल्फा कॉलेज से अपना कंप्यूटर साइंस कंप्लीट है। ओके जी मैं क्लास 8 में हूँ। क्लास 8 में। और पहली दफा यार इंस्पायरिंग बच्चा ये है। 8 क्लास के बच्चे कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, देख लें क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ हमारे कल्चर में ये होती है कि जो स्पोर्ट्स होता है ना उसको शायद पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी या तो खेल लो या पढ़ लो, बट ये एक ऐसा गेम है, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए, बट ये एक ऐसा खेल ही मैं कह लूँगा इसको, लिटरेचर गेम, कि जो आपको ना सिर्फ आपकी जहन को तेज़ कर रहा है बल्कि साथ साथ आपकी स्टडीज़ में कितना एड करता है ये बताएं। हमारी वोकैब उसमें बहुत इन्हांस होती है, मैथ स्किल्स, और हमारे दिमाग में वो दिमाग खुलता है हमारा, लाइक प्लेसमेंट्स हमें पता चलती हैं। अच्छा। माइंड जैसे चेस एक माइंड शार्पनर गेम है, वैसे ही स्क्रैबल भी ऐसा ही गेम है एक। और इन्होंने स्टडीज़ में हमारी बहुत हेल्प की है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड ऑल। अच्छा मुझे शाम ये बताएं कि लाइक ये जैसे कह रहे हैं ना कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको आगे मौके मिलते हैं, आपका माइंड जो है वो थोड़ा खुलता है, आपको और चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। तो अगर कोई बच्चा ही खेलना चाहता है या वो चाहता है कि वो इस तरह का खेल अपनाए, तो क्या उसके लिए ज़रूरी होता है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है आज तो हमारी नौजवान नस्ल चाहती है कि नए नए ट्रैक्स चूज़ करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैं खुद तो था, जो मेरे भाई खेलते थे, मेरे 2 बड़े भाई हैं सान अली खान, वो भी स्क्रैबल के माशाल्लाह चैम्पियन रह चुके हैं प्रिंसेस कप के थाईलैंड के अंदर। तो उन्हें देख के मैंने शुरू किया। फिर मैं स्क्रैबल वो लोग भी स्क्रैबल एसोसिएशन, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के अंदर मतलब एडमिशन लेना या वहाँ जाना, तो मैं भी वहीं गया था। उन्होंने जो एक लेवल होता है उससे लेवल से आगे बढ़ने के लिए ना आपको एसोसिएशन में जाना है, क्योंकि वहाँ जो मेंटर्स होते हैं ना, सर वसीम, सर तारिक, सर इनायत, सर मोइज़, ये बच्चे की स्किल्स को एनहेंस करते हैं और उन्हें स्ट्रेटजीज़ भी बताते हैं जो कि गेम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी भी हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन पहले ज्वाइन करनी चाहिए, उससे आगे उन्हें दीगर जो मौके हैं और जो खेलने की उन्हें जो भी चीज़ें वो सब पता चल जाती हैं। अच्छा वैसे तो हम जब भी कोई एथलीट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई
आप अपनी डाइट वाइट क्या रखते हैं? आप लोग अपनी डाइट क्या रखते हैं? मेरे ख्याल से चारों मेवे जो है उसको कूट वूट के अम्मी खिलाती है दिमाग तेज करने के लिए ना। तुम बताओ, तुम तो सबसे छोटे हो ना, छोटे बच्चों का दिमाग तो वैसे बड़ा चलता है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे वर्ड्स याद करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करता है वर्ड्स याद करने में। ये डाइट है, यही डाइट है भाई, यही डाइट है जी। और आगे स्ट्रेटेजी सीखना, जैसे मेंटर्स से सीखना, और एसोसिएशन जैसे मंथली टूर्नामेंट्स होते हैं और सब, तो उसमें अच्छा यार मैं इस पे बड़ा कीन हूँ। हमने रूल्स पे बात कर ली, व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस के? ये क्या चीज़ होती है? रूल्स ये होते हैं कि आप जैसे आपको जैसे टाइल्स ड्रॉ करने होते हैं, तो 60 टाइल्स ड्रॉ करते हैं आप। ओके। 60 टाइल्स आपको अबव आई लेवल, और आपको स्कोर एग्जैक्ट अनाउंस करना होता है। ज़्यादा अनाउंस करेंगे गलती से तो फिर आप पे वो बात आएगी। फिर आपको बिल्कुल फेयरली खेलना है, क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, और आपको बिल्कुल फेयरली खेलेंगे तो आपकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी, आपको इंटरनेशनल फ्रेंड्स मिलेंगे। तो ये है कि आपको फेयरली खेलेंगे तो फिर आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। तो आप हमारे यानी किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। अच्छा मुझे बताओ कि अम्मा अब्बा क्या कहते हैं कि लाइक कोई आप खेल खेल रहा था तो हमारी तो अम्मा कहती थी कि या तो खेल लो भाई, वही फैसला वाली बात, या फिर तुम पढ़ सकती हो। तो ये तो खेल ही ऐसा जिसमें आप पढ़ रहे होते ना, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? घर वाले करते तो हैं थोड़ा कि पढ़ाई भी करो, लेकिन इसमें भी कहते हैं कि थोड़ी पढ़ाई करो, लेकिन ये गेम ऐसा है कि फिर वो कहते हैं कि थोड़े से लाइट हैंड आप दे दो आपको, क्योंकि आपको इतना नॉलेजेबल गेम है तो आपको थोड़ा तो टाइम मिलना चाहिए। मुझे तीनों ये बताएं बारी बारी, स्टार्टिंग विद यू, कि जब आप जीते हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? घर वाले तो बहुत खुश थे कि एक्सपेक्टेशंस भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो एक्सपेक्टेशंस मैंने पूरी की, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। सही। मेरा तो बस मैं जब वीडियो कॉल की अपने घर पे, क्योंकि मैं तो अकेले गया था टीम के साथ में बुनते, तो मैंने जब वीडियो कॉल की तो मतलब सब खुशी का ही समा था यकीनन। और मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि फाइनल मूव के अंदर जो मैं जीता हूँ, तो ये मेरी पहली एशिया कप थी और ये मैं जीत गया, तो बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी खुश थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे भी यही था कि जब हमने कॉल की तो सब रो रहे थे घर में, क्योंकि खुशी से रो रहे थे बहुत। ऊपर पाकिस्तानी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट के टॉप 10 में 6 पाकिस्तानी, सब बहुत खुश थे। हशाम के लिए, अफान के लिए डोमिनेट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ मुश्किल जो आपके सबसे ज़्यादा एक वर्ड जो कि मुश्किल और उसका मतलब बताएं ज़रा, ताकि आवाम को भी पता चला ना कि ये भाई ये इतना आसान काम नहीं है। ये बस इनसे पूछें तो बहुत ही चैंपियंस हैं हमारे। चलो भाई बहुत ही अच्छा खेलते हैं। वन डिफिकल्ट वर्ड जो सबसे ज़्यादा बनाया हुआ आपने? डिफिकल्ट वर्ड मैंने 9 लेटर वर्ड खेला था। ओके 9 लेटर वर्ड मतलब हाँ बताओ। उसकी स्पेलिंग ये CANAIGRES। क्या बना? कैनेगर्स। मतलब क्या है? मतलब नहीं पता। मतलब नहीं पता लेकिन बना लिया। अच्छा आप बताएं। 15 लेटर वर्ड ऑक्सीफेन बूटाजोन। अच्छा क्या था? एक केमिकल होता है, एक ऑक्सीफेन बूटाजोन। ऑक्सीफेन बूटाजोन। अच्छा केमिकल है ये। चलो आप भी बता दो। I played a normal English word, but it was a high probability word. It was oblique. ओके सही है। तो ये भाई हमारे चमकते धमकते सितारे, क्या बात है। बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, जबरदस्त। इसी तरह कामयाबी आप लोग समेट रहे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे शो पे आने से आप मशहूर भी हो गए होंगे अब। ठीक है सो मच। चलें जे भी लेंगे एक ब्रेक। कैसा लगता हूँ मैं? आप मुझे में अच्छे नहीं लग रहे। सच बोला। तो आप इसमें अच्छी लग रही होंगी फिर। हाय। और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए गिफ्ट भी आया है। अब ये मैं बताऊं कि एंड में ये सब कुछ कहाँ से आया है? इतने फैसल दयालु मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ गए हैं। चले भाई की तरफ से बहन को इतना जबरदस्त। ये जैसे हम खोलते जाएंगे जी, ये लेयर्स के साथ ही खुलता है। वाओ, मतलब ये चीजें खुलती जाएंगी और मैं चाह रही हूँ कि मैं अब आपको दिखाती जाऊँ। भाई ये जरा दिखाएं, ये देखें। अच्छा जी, ये देखें एंड पे जो है उसके अंदर से बहुत ही प्यारा क्यूटू सा टेडी बियर भी निकला है। माशाल्लाह। You will have to change your statement, but हमारे साथ ये जिन्होंने ये सब बनाया है, ये सब बनाया है, ये सब बनाया है। Amazed to know कि वो 2015 से ये काम कर रही हैं एंड अभी वो पढ़ रही हैं। तो जब 2015 से जब वो ये काम कर रही हैं और अभी मतलब कितनी एज में उन्होंने ये काम शुरू किया। रबिया नूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब कि इसको ना वो छोटे छोटे जो ट्रीट्स होते हैं जो कि शादियों से लेके बर्थडे से लेके इवन मैं अपने ट्रैवल बैग्स पे बहुत सारी चीज़ें ये लगाता हूँ। आपने वाक्विन फिनिक्स का भी जो है बड़ा ज़बरदस्त सा एक किचन बनाया हुआ है एंड बहुत ब्यूटीफुल। और ये थोड़ा सा टर्किश स्टाइल भी आ गया, दैट्स ब्यूटीफुल। कब से कर रही हैं आप ये काम और कैसा जा रहा है, पहले तो ये बताएं।
काम तो अच्छा चल रहा है। मैंने 2015 में स्टार्ट किया था जब मैं खुद स्कूल की स्टूडेंट थी। अच्छा। मैं स्कूल में पढ़ती थी तो फर्स्ट बॉक्स जो था मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया था। क्या बॉक्स था वो? ये अच्छा, ये बर्थडे वाला? के लिए थीम। ये बर्थडे भाई बहनों को या बहन बहनों को या मियाँ बीवी को या आप अपने फियांसी को, आप अपने प्यारों को दे सकते हैं, आप माँ बाप को भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने पहली चीज ये बनाई जी, थी। ये बनाई और क्या थी। रिएक्शन था बहन का? वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी जो स्कूल टीचर्स थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। उन्होंने मुझे बोला आप करो, आप में एबिलिटी है, आप आगे बढ़ सकती हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। सही। अच्छा रबिया, मुझे बताएं कि आपने कहा कि 2015 से आप ये जी। कर रही हैं, तो ये क्या शौक पहले से था या किसी को देख के आप इंस्पायर हुई? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। अच्छा। मुझे मैं पेंटिंग में और जैसे घर में पुरानी चीज़ों को क्रिएट करना, दोबारा रिसाइकिल करना, उन जी चीज़ों को। रिसाइकिल करना। अच्छा। उसका बहुत ज़्यादा शौक था। फिर उसके बाद मैंने ना फिर ये मैंने देखे कि ज़्यादा इन थे ये। हाँ। फिर मैंने ये बनाना स्टार्ट करे। तो मुझे सारी टीचर्स ने अपने ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा, नहीं बेटा आप करो, बहुत अच्छा काम है, आप आगे जाओगी इंशाल्लाह। और आप आगे आ गई हैं और आप देखिए हमारे शो में भी आ गई हैं। अच्छा रबिया, अब हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको मोटिवेट करती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। आई हर्ड कि आपके फादर जो हैं उनकी डेथ हुई, तो किन सर्कमस्टांसेस में हुई, क्या मुश्किलें फिर आई और उसको आपने कैसे उनकी फेस किया? डेथ बहुत ज़्यादा अचानक हुई थी। मतलब अचानक बिल्कुल सही थे, फिर हार्ट अटैक हो गया था उन्हें। तो फिर उसके बाद फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई, पर हमारा मोटिव यही था कि हमें किसी से मांगना नहीं है, हमें जो करना है हम खुद मेहनत करेंगे। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को, भाई को देखती थी, वो घर को सपोर्ट करते थे, अपनी पार्ट टाइम जॉब्स करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। फिर मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा करती थी मेहनत। उसके बाद फिर मुझे शौक था कि मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, किसी ना किसी तरह पर करूं मैं भी। फिर मैंने ये स्टार्ट करा। सही। अच्छा, तो रिस्पांस कैसा था लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा था। अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस चीज़ का होता है? ज़्यादा ऑर्डर्स जो आते हैं ये वैलेंटाइन पे, मदर्स डे और फादर्स डे पर, तो ये ज़्यादा एक्सप्लोजन बॉक्सेस आते हैं। और नॉर्मल डेज़ में जैसे ये कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये मग्स हो गए, की चेन्स, ऐसी चीज़ें आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने, ये एक बॉक्स कितने में आप सेल कर देती है और कितनी देर लगती है इसको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं। 3 अगर दिन? वो लेयर्स पे डिपेंड करते हैं, जितनी लेयर्स होंगी। अच्छा। और ये तकरीबन पर लेयर में इसको 1500 का सेल करते हैं। 1500 का? जी, विद पिक्चर्स एंड क्योटेशन। अच्छा, इसमें आप पिक्चर्स भी लगवा सकते जी, हैं ना? जितनी हाँ, दिल ये चाहे please pictures अच्छा, ये लगवाएं। जो कार्ड्स हैं इनमें आप पिक्चर्स भी लगवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें क्या क्या चीजें, कुछ लोग चॉकलेट्स भी ऐड करवाते चॉकलेट्स वाले हैं। भी हाँ, देखा, मुझे मिला था चॉकलेट। आप दें, आइडियाज दें। हाँ, अच्छा, बहुत सारी चीजें आप ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं एक डर होता है ये कि यार पता नहीं रिस्पांस कैसा आएगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं, मेरी अर्निंग होगी या नहीं। अब हमारे जो यंग जनरेशन है वो कहती है कि हमने काम शुरू किया, फौरन से अर्निंग होना शुरू हो जाए। आपने कितना इंतजार किया? अर्निंग फौरन नहीं होती है क्योंकि ना लोग कभी कभी आपको तंग करने के लिए भी ऑर्डर करते हैं। जैसे ऑर्डर दे दिया, फिर आपने यहाँ से डिलीवर करा दिया, वहाँ से वो रिसीव नहीं करते, ओ कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, कैंसिल कर देते हैं बिल्कुल एंड मोमेंट पर। फिर वो वापसी आता है। स्टार्ट में तो मैं भी बहुत रोती थी जब मेरा ऑर्डर वापसी आता था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने ना थोड़ा उनकी डिटेल्स को मैंने बोला मैं आपको लीक कर दूंगी अगर आप लोगों ने आइंदा ऐसे करा। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर हुआ, फिर अब कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं तो होता। एक दिन में कितने ऑर्डर मिल जाते हैं आपको, या क्या मैक्सिमम रेंज है ऑर्डर्स की? या महीने में? या महीने में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? महीने में ऑलमोस्ट आ जाते हैं 30 to 50। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा रबिया, जब आपने 2015 से शुरू किया था उस वक्त इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म तेज नहीं था। उस वक्त आपके ऑर्डर्स में और अब ऑर्डर्स में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ज़्यादा जब स्टार्ट किया था जब तो ज़्यादा फैमिलीज़ और फ्रेंड्स वगैरह ऑर्डर करते थे, अप्रिशिएट वगैरह करने के लिए भी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पेज इंस्टाग्राम चला और फिर फेसबुक वगैरह चला, फिर वहाँ पर ऑर्डर्स आने लगे। सही है। फिर मैं जो फर्स्ट ऑर्डर आया था ना इंस्टाग्राम पे, वो मेरा डायरेक्ट आया था यूके से। सही है। और यूके से आया था और वो था एक्सप्लोजन बॉक्स 7 लेयर्स का। 7 लेयर्स का? जी। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कितनी लेयर्स हो सकती हैं? ये जितनी भी आप जितना ऐड करना आपका दिल करे। जितना अच्छा, दिल करे। ठीक। तो वो फिर आपका वो फर्स्ट ऑर्डर था इंटरनेशनली? जी। अच्छा, उसका रिस्पांस कैसा था? उनका बहुत अच्छा तो रिस्पांस। अभी उसके बाद आपको बाहर से और भी आते हैं ऑर्डर्स? जी आए थे। अच्छा। बीच में काफ़ी ज़्यादा आए थे। सऊदीया जा चुके हैं काफ़ी बॉक्सेस, और ना यूके भी गए और
अमेरिका में भी जा सकते अच्छा, यानी इस बॉक्स में हम जितनी लेयर्स ऐड करवाते जाएंगे इसके पैसे उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब आप उस बॉक्स की जान छोड़ दें। हाँ, बहुत प्यारा लगा। छोड़ दे, हम जरा दूसरी चीजें कर लेते हैं। अच्छा, ये बैजेस हो गए और इसके अलावा स्टिकी जो फ्रिज मैग्नेट वो भी होते हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताते जाएं और उसको बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट होती है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त घरों में भी देख रहे हैं, हम हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई स्टोरी होती है, हम उनको मोटिवेट करें कि जी आप भी ये कर सकते हैं। और क्या जो, और आप माशाल्लाह स्टडीज भी कर रही हैं, तो क्या कॉस्ट रखती हैं, कितना टाइम आपको लगता है एक एक आर्टिकल बनाने में? ये जो बैजेस वगैरह होते हैं ये मैं डिज़ाइन खुद करती हूँ। जैसे ये डिज़ाइन है ना, ये मेरे अपने हैं। अच्छा। फिर इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ डिजिटल प्रिंटिंग से। अच्छा। फिर प्रिंट हो जाते हैं तो फिर उसमें जितनी कॉस्ट आती है उससे मतलब थोड़ा अपना प्रॉफिट रख के फिर मैं आगे सेल कर देती हूँ। अच्छा, तुम एक लास्ट में मुझे ये बताएं कि कोई भी खातून, कोई भी लड़की घर से ये काम करना चाह रही है, हमारी कोई भी बहन हमें देख रही है, वो चाहती है जी कि वो आपसे सीखे और फिर वो अपना काम शुरू करे, तो क्या ये वाली ऑप्शन है कि वो आपसे सीखे और फिर काम शुरू करे? क्लासेस देने का तो टाइम नहीं होता है। अच्छा। मतलब यह है, अगर आपको शौक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, इनके ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप चाहते हैं सीखना, आप वहाँ से सीखें, फिर आप अपने दिमाग से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सही है। ग्लिटर की जगह आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मेरा बेस्ट सेलिंग ये है। ठीक है, चलें, बेहद शुक्रिया। मैं चाहूंगी जरा एक दफा आप कैमरे में देख के बता दें कि लोग आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके पेज पे और भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए आपकी। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है क्राफ्ट बाय बिया के नाम से, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी वहीं पर ही है। अगर किसी को व्हाट्सएप पर भी और कांटेक्ट करना हो तो वहाँ पर भी कांटेक्ट। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच रबिया, हमारे साथ मौजूद थी, आपने वक्त निकाला। कराची शमसी सोसाइटी मलीर में 3 बच्चियों और माँ के लर्ज़ाखेज़ कत्ल ने सबको हिला के रख दिया है। मुल्ज़िम बच्चियों का बाप मुल्ज़िम फवाद के बयान के मुताबिक उसने एक इन्वेस्टर को वीडियो कॉल करके लाशें भी दिखाईं। मुल्ज़िम 6 साल से फूड इंडस्ट्री में लोगों के पैसे इन्वेस्ट करता था और गुज़श्ता 20 दिनों से ना 7 इन्वेस्टर से जिसने इसको परेशान कर रखा था। जाहिर सी बात है, रकम की वापसी के हवाले से इस मुल्ज़िम ने 7वें इन्वेस्टर्स के नाम, जो 7 इन्वेस्टर्स हैं उनके नाम पुलिस को लिखवा दिए हैं, और इन्वेस्टर्स धमकियाँ देते थे और घर पर आकर शोर करते थे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप शायद किसी से जब पैसा लेते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि हम अगर इन्वेस्ट ना कर पाए सही तरीके से, हम उन्हें रिटर्न नहीं कर पाए तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा। डॉक्टर नाइमा सईद क्रिमिनोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके अलावा अहमद रहमान खान चीफ क्राइम रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले नाइमा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बिकॉज़ ये वो चीज़ है जिस पर हम जितनी बात करें कम है, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है हमारे मुआशरे का। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हुई हैं जो कि रिपोर्ट भी हुई हैं, लेकिन शायद उन पर इतनी बात नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये जिस तरह से इन्वेस्टर्स का परेशान करना और उस परेशानी के बाद अपने बच्चों को कत्ल कर देना, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि उसने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की है, तो कानून हमारा इसमें क्या कहता है? बच्चों का गला काट देना, बीवी का गला काट देना, और फिर उसके बाद वो तस्वीरें भी किसी को भेजना या इन्वेस्टर को भेजना और दिखाना कि मैं कितना मजबूर हूँ। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा अगर आप पहले ये बताएं कि हमारा जो कानून है वो इस बारे में क्या कहता है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वाक़या ना सिर्फ ये वाक़या बल्कि इससे पहले होने वाले तमाम इस तरह के वाक़यात और खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में ऐसे जितने भी वाक़यात होंगे वो हमारे समाजी निज़ाम पर, हमारे सोशल सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। अब ये सोशल सिस्टम क्या है? इसमें माशी इदारे जो है ना वो लीड करते हैं, और बाकी दीगर तमाम जितने समाजी इदारे हैं, जैसे कि फैमिली है, फैमिली रिलेशन है, उस पर जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है जी। इस वाक़े में भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है कि जो इस शख्स ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की। हमारे यहाँ आमतौर पे आप देखिए मिडिल क्लास जो लोग हैं वो जॉब पे भी हो तो वो अपनी आमदनी में इजाफे के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई है और बहुत दिगरगू जो है वो माशी हालात हैं, ना सिर्फ मुल्क के बल्कि हम देखें कि बेरोज़गारी भी है और बहुत सारी माशी अदम इस्तेकाम है, तो उसके बिना पर इस तरह के जो हैं वो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट का जो एक आता है और हर एक को एक होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है वो मज़ीद अपनी आमदनी में इजाफा कर ले। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये शख्स जो है वो बरसरे रोज़गार था, वो जॉबलेस नहीं था, लेकिन इसने अपने आमदनी में इजाफे के लिए ये रास्ता अपनाया और इन्वेस्टर्स ने इस पर यकीन किया। अब देखें, इस पूरे वाक़े में मैं अगर ये कहूँ कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ जो है वो इदारा जो है वो ज़िम्मेदार है और वही जो है वो उसने ये क्राइम किया है,
तो ये दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि ये ऐसा बदकिस्मत वाक़या है कि इसमें सबके सभी जो है वो विक्टिम भी हैं और हालात का शिकार हैं। अच्छा, हुआ ये कि शख्स जो है वो गुस्सा भी है, बेबसी भी है, और इसके अलावा जो है वो अपने से कमज़ोर, क्योंकि उससे कमज़ोर या उस पर डिपेंडेंट लोग तो उसकी फैमिली थी जिसमें उसकी बीवी और बच्चे थे। बच्चे भी बहुत छोटे नहीं थे। इसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र जो है वो 16 ईयर्स थी, और यकीनन बीवी भी जो है वो क्या करती, वो अपने शौहर से ही अपने जो भी हालात उनके चल रहे थे, इन्वेस्टर्स आ रहे थे और अपनी रिकवरी के लिए उसे प्रेशर दे रहे थे, तो वहाँ पर उस पर भी उसका इम्पैक्ट था और उसकी भी उससे बहस और तनाज़ा जो है वो घरेलू तनाज़ा जो है वो उससे जारी था। अच्छा, वो शख्स जो है वो एक लिमिट पर आकर जो है वो अपनी हिम्मत जो है वो बिल्कुल हार गया, और वहाँ पे बच्चे यकीनन उससे इफेक्ट हो रहे थे। और आप जिस तरह के वाक़यात सामने आए कि जो बड़ी बच्ची थी उसने वो रोने लगी और उसने जो है वो कहा कि आपकी जो आपस के झगड़े, बाहर जो हमारी बेइज्जती हो रही है वो तो अलग से है, और जो घर में जो माहौल बना हुआ है वो इससे बहुत ज़्यादा बेजार थी। अच्छा, वो उस शख्स का जो है वो ऐसा पॉइंट था जब उसको चारों तरफ से वो एक तरह से बिल्कुल जैसे कि एक दलदल में घिर जाता है शख्स। उसकी ये थी कि बाहर भी मसला। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इसलिए भी रोकूंगा बिकॉज मैं चाहूँगा कि इस पर मैं आपसे अलग से सवाल भी करूँ। दूसरा, हम इस वक्त अपनी स्क्रीन की तवस्सुत से गुजारिश करेंगे कमज़ोर दिल के अफराद ये मनाजिर ना देखें। माजरत के हम आपको पहले ये चीज़ ना बता सके, लेकिन इस वक्त कमज़ोर दिल के अफराद ये मनाजिर बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि ये जो जिनके आसाब मजबूत हैं उनको भी ये मनाजिर जो हैं बुरी तरीके से झंझोड़ देते हैं। ये पूरे जो स्टोरी कवर की हमारा चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। अहमर, इस वाक़े के पीछे साइकोलॉजी तो हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से, लेकिन ये जैसे कि मैक ने कहा कि अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। जिस तरीके से तमाम तर मामला हुए, जो उसके मुहर्रिकात है, उससे हमें जो हमारे अपने फील्ड में जो एक बहुत बड़ा भौचाल आया था आतिफ जमान वाला, आपको याद होगा, नियर टू सेम चीज है ये, तकरीबन वही वाले को शूट किया गया था। हाँ, हमारे साथी एंकर ही थे, लेकिन यहाँ पर अगेन द प्रेशर वाली थिंग अगेन। तो अहमर, इनको सिर्फ धमकियां मिल रही थी या कोई ज़दोकोब भी किया गया या इस तरह की कोई चीज़ भी की गई थी? क्योंकि सिर्फ पैसे वापस देने की धमकी पे तो कोई इतना बड़ा काम नहीं करता है। अहमर आज देखिए, सबसे पहले फैसल इसमें बिल्कुल यही वाला मामला है जो टायर स्कैंडल माजी में आया था सामने, जिसमें आतिफ जमान ने फायरिंग करके जो है वो मुरीद अब्बास जो समा के एंकर भी रह चुके हैं माजी में, उनको शहीद किया था। फिर उसने खिजर, एक और शहरी जिसने पैसे उसके पास इन्वेस्ट किए हुए थे, उनको कत्ल किया था। तो ये वाकयात माजी में भी होते रहे कि इन्वेस्टमेंट के झांसा देकर जो है वो पैसे लगवाए जाते हैं, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, कुछ महीनों तक उन्हें अच्छा मुआवजा भी दिया जाता है और उसके बाद वो अपने दीगर लोगों के पैसे भी लाके जो है वो उस शख्स के पास इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो शख्स जो है वो एक बड़ा फ्रॉड करता है और फिर वहां से फरार होने की कोशिश करता है। अगर फरार नहीं हो पाता तो फिर या तो वो उन शहरियों को मारने की कोशिश करता है या फिर वो अपने घर वालों को। माजी में टायर स्कैंडल हमारे साथ मौजूद है कि क्या हुआ था उसमें और कैसे जो है वो मुरीद अब्बास भी कत्ल हुए, खिजर भी कत्ल हुआ, बाद में आतिफ जमान ने भी खुदकुशी की कोशिश की लेकिन वो बचा और इस वक्त जो है वो जेल में। यही सीन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से कि उसने उन शहरियों को निशाना नहीं बनाया फवाद ने, बल्कि अपने ही प्यारों को जो है वो कत्ल किया और खुद भी खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं किसी और के पास, वो अपने पैसे से खुद कारोबार की कोशिश क्यों नहीं करते। और वो अगर पैसा इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने पैसों से खुद कारोबार नहीं कर रहे, वो किसी को दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट। और फिर हमारे यहाँ एक ये सूरत हाल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज मौजूद हो। दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज मौजूद होती हैं जो बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। वो अपने प्लान्स लेकर आती है, उसमें वहां के शहरियों को बोलती है कि जी पैसा इन्वेस्ट करें और आपको इतना महीने का पैसा मुआवजे की सूरत में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसीलिए लोग काफी परेशान होते हैं और वो एक दूसरे के पास जो है वो पैसे लगा रहे होते हैं। इंसान इतना ज्यादा भी मजबूर हो सकता है कि वो हराम हलाल में फ़र्क ना कर पाए, वो इस चीज़ में फ़र्क ना कर पाए कि जिसको उसने अपनी गोदों में खिलाया। ख़ासतौर पे बाप बेटी का तो रिश्ता ऐसे होता है कि जिसको कहते हैं ना कि अगर कोई बड़े से बड़ा जराइम पेशा भी है तो बेटी की पैदाइश उसको ठीक कर देती है। तो डॉक्टर साहब, हम वो कौन से साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं, क्या साइकी बन जाती है, क्या मेंटालिटी बन जाती है जो इंसान ये तक करने पे जो है वो ये तक कर गुजरता है?
जी बिल्कुल, देखिए ये कोई प्लान मर्डर नहीं है। दरअसल ये हालात जिस तरह से बने और जो वहाँ पर जो उसके इन्वेस्टर थे जो उस पर प्रेशर दे रहे थे, उस प्रेशर की वजह से हो सकता है कि तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो सामने आएगा कि उसे किस किस्म की धमकियाँ मिल रही थी। एक तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि घर में भी यकीनन इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए होंगे तो उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व हुई होगी और वहाँ से भी उसको सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा था। अच्छा, फिर थर्ड डायमेंशन हम ये देखते हैं कि ये फौरी रद्द-ए-अमल था, स्पॉन्टेनियस। इसमें किसी किस्म की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी और वो जिस तरह की इक्वेशन बनी और वो जिस मेंटल स्टेट में चला गया था वहाँ पर उसको फौरी तौर पर जो है ना सिर्फ अपने बचाओ, उसको यही हल नज़र आया, इसके अलावा कोई उसे सलूशन नज़र आया ही नहीं और इसने इसमें फौरी तौर पर जो है वो रद्द-ए-अमल दिया। उसके जहन में उस वक्त वो लम्हा ऐसा था कि वो एक बहुत खुदगर्ज भी हो गया था कि इस तरह से मेरी तमाम जो कर्ज है और तमाम इन्वेस्टर्स हैं और जो उस पर प्रेशर है उससे भी मेरी जान छूट जाएगी। वो एक लम्हा होता है, हर शख्स जो है उसकी शख्सियत के कई पहलू होते हैं और उस पर जो है वो इस तरह के अवामिल कारफरमा होते हैं और उसने उस वक्त जो है फौरी तौर पर उसकी रैशनल चॉइस यही थी कि वो इस तरह से अपनी तमाम चीज़ों से जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाए। एक तरफ जो है वो उसकी लाइबिलिटीज़ सब ख़त्म हो जाएं, उसकी यही चीज़ें स्टेक पे होती है ना कि आपकी फैमिली, आपकी बच्चियाँ, आपकी तमाम किस्म की इज्जत। तो कह सकते हैं कि पहले जिस तरह के हमारे रहमान ने बताया कि वो घर पे आके शोर मचाते थे और उसको बहुत सारे मसाइल का सामना था, तो इज्जत के मामला तो उसके पहले ही बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं कि प्रेशर में थे और उसके बाद जो है उसकी फैमिली लाइबिलिटी, क्योंकि हर सूरत में फैमिली बहुत इफेक्ट होती है। जी जी। तो उसके अलावा उसकी जो मिसेस थी उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा उस पर जो है यकीनी उसकी भी फितरी चीज़ थी। हम किसी को भी, मैं कह रही हूँ ना, ये ऐसा बदकिस्मत वाक़या है कि जिसमें हम ब्लेम किसी को भी नहीं कर सकते और तमाम चीज़ों को हम ब्लेम कर सकते हैं, हर कैरेक्टर को कर सकते हैं, यानी हम किसको बुरी इल्ज़ाम ठहराएं, हम क्या करें। इसमें हुकूमती नाकामी भी है, माशी पॉलिसियों की नाकामी भी है, जिस तरीके से हमारे यहाँ ताले आजमा रहे उन्होंने जो है वो माशी खिलवाड़ किया। मैं तो उसको माशी खिलवाड़ कहूँगी कि लोगों की हालत जो है वो इस वक्त इतनी बुरी है कि मैं तो खुदा न खास्ता मैं हर वाक़े के बाद मेरा ये होता है कि इससे अगला वाक़या क्या होगा और यकीनन इस तरह के और वाक़यात भी सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, उसकी शायद वजह ये है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में हर शख्स पे जितना प्रेशर है ना और वो एंजाइटी का शिकार है, वो ये इंतहाई कदम ज़रूर उठाने पे मजबूर होता है। अहमद, आप मुझे बताएं, आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, जो मुल्जिम है उसका बिहेवियर, उसका आपने अगर जाना हो या पुलिस ने उससे बात की हो, उसके क्या बयानात सामने आए हैं, वो किस तरह की मेंटल कंडीशन में था, जो लोग परेशान कर रहे थे उसके नाम तो उसने पुलिस को दे दिए, तो पुलिस इस बारे में क्या बता रही है? जी देखिए, वैसे तो मुलजिम ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की थी, तो इसकी वजह से उसका ये गले का जो हिस्सा है वो कट चुका है। 1.5 महीने तक तकरीबन डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये बोल नहीं सकेगा, लेकिन ये अपनी नौइयत का पहला केस इस अंदाज में है कि पुलिस ने बाकायदा मोबाइल फोन पे टाइप करा के जो है वो उसका बयान लिया कि वो मोबाइल फोन पर टाइप करता रहा, पुलिस उससे सवालात करती रही, वो बताता रहा। तो उसका यही कहना था कि जी वो मेंटली तौर पर जो है वो इतना डिस्टर्ब हो गया था, खास तौर पर पैसे मांगने की वजह से लोगों के, कि उसको कोई और चीज जो है वो सामने नजर नहीं आई। लेकिन इसमें ये भी है कि पुलिस अफसरान ने उससे ये भी पूछा कि जब वो बच्चियों को कत्ल कर रहा था या अहलिया को कत्ल कर रहा था, तो ये फर्स्ट फ्लोर पर रिहाइश पजीर है, ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने कोई इस की आवाज क्यों नहीं सुनी? उसकी वालदा, उसके भाई जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रिहाइश पजीर है, तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो सही नहीं बता सका। इस पर जो है वो पुलिस अफसरान ने घर में मौजूद जो चीजें थी, अशिया थी खाने वाली, जिसमें वो गोलगप्पे जो है वो लेता हुआ आया था, चावल जो है वो लेता हुआ आया था, वो जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे हैं। पुलिस का ये भी शक है कि मुलजिम ने ये सारी चीजें इस लिहाज से प्लान की थी कि ये उस दिन अपनी फैक्ट्री से जल्दी जो है वो निकला है, इसने कुछ परचेजिंग की जैसे गोलगप्पे और चावल वगैरह, और पुलिस को ये भी शक है कि उसी में उसने कोई नशा आवर चीज मिलाई है और उसके बाद लाके अपने बच्चों को खिलाई है, ताकि जब वो उनको कत्ल कर रहा था तो किसी किस्म की शोर की आवाज जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रिहाइश पजीर बिल्कुल अहमद, ये भी आपने एक पॉइंट रेस किया। इस पे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में मजीद आपको मदू करके और जब ये अनफोल्ड होगा वाक़या तो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा डॉक्टर नईमा, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में से है कि पहली बात, आपको जो भी कारोबार करना है
कोशिश करें कि या तो अपने पैसे से करें, क्योंकि पैसे देते वक्त आपका दोस्त होता है कोई, लेकिन जब वापस लेने वाले मामलात होते हैं उस वक्त अच्छे से अच्छा दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाता है। राइट है फैसल अपने पैसे वापस लेना, क्योंकि उसने भी मेहनत से कमाया, तो लिहाजा यही बात ना, अपने बलबूते पे अपना काम करना चाहने बजाय इसी के बाद में आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, या आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से वो बेचारे उस माहौल में रहने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बीवी और आपके बच्चे, उनका काम है आपका साथ देना और आपका काम है उनके लिए खुशगवार माहौल बनाना। अभी लेंगे ब्रेक से वापस आते हैं साथ में। तो अब बात करते हैं कोयटा की, जहां बहादुर खातून भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, जिंदगी की दौड़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुनरमंद खातून की हौसला अफजाई और उन्हें मुआशी तौर पर इस्तेहकाम बनाने के लिए एक मेला सजाया गया। अब खातून ऑनलाइन बिजनेस के जरिए घर बैठे रोजगार भी कमा सकेंगी। पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं नूरुल आरफीन की। मेरा हुनर मेरा फखर। कोयटा में हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई और उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए हाथ से तैयार करदा अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में दिलकश रवायती मलबूसात, खूबसूरत चादरें, बेडशीट, मुनफरिद हैंड बैग्स और दीगर आराइशी सामान शुरका की तवज्जो का मरकज बन गया। हर चीज़ से कोई ना कोई चीज़ ये क्रिएट कर देती हैं। अल्लाह ताला की एक तरह से गॉड गिफ्टेड है इनका कि इनके पास जो है ये एबिलिटी है कि ये हर चीज़ को कन्वर्ट कर देती हैं। मुंतज़मीन कहते हैं नुमाइश का मकसद बलूचिस्तान के हुनरमंद अफराद की मसनूआत को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर फ़रोग़ देना है। To this annual exhibition, highlighting the crafts, highlighting the creativity and highlighting the resilience. हुनरमंद खवातीन ने न सिर्फ हाथ से जदीद और मुनफरिद डिज़ाइन के मलबूसात और दीगर अशिया तैयार की, बल्कि नकारा और इस्तेमाल शुदा अशिया से खूबसूरत ज्वेलरी, बैग्स, कानों के झुमके और दीगर सामान भी तैयार किया। जो भी कचरा इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो है पोल्यूशन फैलाता है, तो वो उसको जो है कम करने के लिए हमने जो है रिसाइकल प्रोजेक्ट किया है। उसमें हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये जो है हाथ से पहले बीड्स बनाते हैं इसके और उसके बाद इससे हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं। नुमाइश में ख्वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए थिएटर शो का भी इनेकाद किया गया। उनको जरिए माश पूर्ति करने का तरीका बताया, पोल्ट्री के जरिए क्या पोल्ट्री में का काम कर सकती हैं। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन और कमर्शियल बैंकों के इश्तराक से कोयटा वुमेन ट्रेनिंग सेंटर में भी बलूचिस्तान की हुनरमंद खवातीन की दस्तकारी के नमूनों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में बलूचिस्तान की बासलाहियत खवातीन को ऑनलाइन सर्विसेज से मुतारिफ कराया गया ताकि वो घर बैठे आसानी के साथ मालियाती कारोबारी लेन देन कर सकें। ज़्यादातर ख़वातीन जो है सेविंग प्लान भी कर सकती हैं। इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियात, जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, बैंकिंग पे आ रही है, तो इन ख़वातीन के लिए अकाउंट हम फ़ौरन प्रोसेस कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट देख रहे हैं लोगों का कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है इसमें। हुनरमंद ख़वातीन कहती हैं ऑनलाइन बिजनेस से वो बेहतर रोज़गार कमा सकती हैं। डेकोरेशन सामान जो हाथ से बने हुए, जो हाथ से बनाते, अब हमारे ख्वातीन को एजुकेट किया जाता है कि वो अपना सामान ऑनलाइन बाहर ममालिक में ये पसंद किया जाता है, तो हम इसको ऑनलाइन भेजा करेंगे। शुरका ने मकामी ख्वातीन के हाथ से तैयार की गई अशिया को सराहा। ज़बरदस्त स्टार उन्होंने लगाए हुए हैं और कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं, रिजनेबल हैं कि आप जो चीज़ें लेना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। नुमाइश में ख्वातीन के हाथ से तैयार किए गए देसी और गैर मुल्की खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए थे, जिन्हें वो मकामी मार्केट में आसान मोबाइल अकाउंट के जरिए बासानी फरोख्त कर सकती हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। बलूचिस्तान कोयटा में एक बड़ा ज़बरदस्त सा मेला सजाया गया, जो कि वहाँ की लोकल जो कशीदाकारी है और दीगर मलबूसात है उसके हवाले से अच्छी बात यह कि जो लोकल कम्युनिटी हैं उनको इसमें एंगेज किया गया। खातीन ट्रेनर भी, खातीन बनाने वाले भी, खातीन बेचने वाले भी, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। ज़किया, बिस्मा और समरीन। ज़किया, उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे बताइएगा कि कितनों को आप ट्रेन कर चुकी हैं अब तक, कितने अरसे से आप ट्रेन कर रही हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग देती हैं? हम सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। बेनिफिशरीज़ हमारे साथ 40 बेनिफिशरीज़ हैं। अभी तक से हम 80 बेनिफिशरीज़ को फैसिलिटेट कर चुके हैं। 2 फेजेस होते हैं, 6 मंथ का कोर्स होता है हमारा। अभी एक बैच हम निकाल चुके हैं, ये सेकंड बैच है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं।
अच्छा ज़किया, इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी होंगी, कौन कौन से बैकग्राउंड से ख़ातीन आती हैं? वो ऐसी कोई स्टोरी हमें बताइए कि जो इंस्पायर कर सके उन ख़ातीन को जो शायद समझती हैं कि वो घर बैठे कुछ नहीं कर सकती। सर, हमारे पास बेसिकली बहुत गरीब तबके से ख़वातीन आती हैं जो घर से घरेलू हालात जिनके बहुत ख़राब होते हैं। ऐसी फ़ीमेल्स को हम इनरोल करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने घर के अखराजात में अपने घर वालों का साथ दे सकें। माशाल्लाह, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप हमारे पास इंस्पिरेशन स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा है। जी जी, मुझे बताइए। एक हमारे पास फीमेल थी, उसके घर में बहुत मसला था, उसके देवर उसे मारते थे, वो थोड़े से एबनॉर्मल थे, तो उसको सपोर्ट हमने दी है और अभी वो अपना कारोबार खोल के घर पे बैठ के सिलाई करती हैं और उससे अपने घर को चलाती हैं। बहुत अच्छी बात है ज़किया। अच्छा, मैं चाहूँगा बिस्मा से अगर मैं बात कर सकूँ, और आई होप कि बिस्मा को मेरी आवाज़ जा रही होगी, तो अगर आप माइक पास ऑन कर सकें बिस्मा को और मैं बिस्मा से बात कर सकूँ। बिस्मा, आप माशाल्लाह से ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कैसे डिज़ाइन करती हैं? कितने ड्रेस डिज़ाइन कर चुकी हैं आप? जी, मैं 5 महीने से आइडियो में काम कर रही हूँ और मैंने अभी तक बहुत से ड्रेस की डिज़ाइनिंग सीख ली है। अभी मेरे पास ऑर्डर भी आते हैं और मैं घर में अपना कारोबार चला रही हूँ। बिस्मा, इससे पहले आप कुछ करती थी या बिल्कुल आपका ये फ्रेश स्टार्ट है? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, अभी मैंने शुरू किया है। और कितने ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं हफ्ते के हिसाब से या महीने के हिसाब से? अभी शुरू मतलब हफ्ते के हिसाब से 5 ड्रेसेस मैं सी लेती हूँ। ऑर्डर मुझे आते हैं अभी ज़्यादा, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बिस्मा, एक काम होता है ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर काम का आगाज़ करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दोनों आपको आसान लगे, मुश्किल लगे? आपका तजर्बा कैसा था? पहले जाहिर सी बात है थोड़ी सी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है हमें काबिल बनाए, इस काबिल बनाए कि हम घर बैठे अपना कारोबार कर सकें। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप माइक जो है वो दीजिएगा समरीन को, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है उनसे बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन सवाल मैं आपको बताऊँगा, आप समरीन को वो सवाल बताइएगा। समरीन के लिए मेरा सवाल ये है कि वो कशीदाकारी करती हैं, कि क्या क्या इस्तेमाल होता है उस कशीदाकारी में, कितना ये नाजुक और मुश्किल काम है? सर, ये शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को सिखाया गया। उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया। अच्छा। अब मेरे लिए आसान हो गया है काम करना। जी सर। अच्छा, और समरीन के लिए ये भी सवाल है कि एक अगर कुर्ता है और उस पर अगर कशीदाकारी करनी है तो उसमें कितना वक्त लगता है? सर, तकरीबन 20 दिन, और ज़्यादा काम हो तो 1 महीना भी लग सकता है। और कीमत फिर उसकी क्या ठहरती है समरीन? सर, काम के मुताबिक होता है। काम ज़्यादा होता है तो कीमत भी ज़्यादा होती है, और काम कम होता है तो कीमत भी कम होती है। चलें, ये अगर आपका काम 20 महीने से लेके 1 महीने तक का काम है, तो अंदाज़न मैं अगर सोचूं कि मुझे भाई ऑर्डर करना है तो कितने जहन में रखूं मैं? तकरीबन सर 30-40 हज़ार। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि काम भी इतना ये नाजुक है। अब मैं ज़रा ज़किया, एक बार फिर ज़किया से मैं बात करूँगा, और ज़किया को अगर आप माइक पास ऑन करें। ज़किया, बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है माशाल्लाह कुदरती वसाइल से माला माल है, हुस्न से माला माल है कुदरती, और वहाँ पे पहाड़ भी हैं, वहाँ पे दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, संगलाख चट्टानों से लेके नखलिस्तान तक सब कुछ मौजूद है। बलूचिस्तान के लोग भी उतने ही ज़्यादा हुनरमंद हैं। अभी तो आपने 2 बैचेस किए हैं, आगे चल के आपका क्या इरादा है? कितनी ख़ातीन को इस नेटवर्क में आप लाना चाहती हैं?
मुस्तकबिल में भी हमने प्लान किया है, इंशाल्लाह हम और ख़वातीन को इनरोल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सूबे को, जैसे आपने कहा, पसमानदा समझा जाता है, लेकिन हमारे जो सूबे की ख़वातीन हैं उनके पास बेपनाह हुनर है जिसको तराशने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम फिर प्लान करेंगे कि 80 फीमेल्स को हम और ट्रेन करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का हमारे साथ मौजूद थी। ये जो आने वाला दिन है, आने वाले जो साल हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट के साल हैं। ख़ातीन को हुनरमंद बना के, ख़ातीन को ख़ुद से जो है चलने के काबिल बनाने के ये अहद है। ये तो क्यों ना इस पे मज़ीद इनकी पजीराई की जाए और मज़ीद आगे भी हम इस हवाले से बात करते रहेंगे जब जब ऐसे मौक़े आते रहेंगे। अभी हमें एक लेनी है ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सोनी धरती, इसके मौसम भी उतने ही सोने और मौसमों की आमद पर सोने सोने जो खाबे होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। गर्मियों की अपनी सौगात है, जाड़े के अपने मेवाजात हैं और जब जाड़े की बात होती है तो पंजाब की रिवायती डिश है पंजीरी। सदफ और उनके शौहर किस तरीके से इसे महारत से तैयार कर रहे हैं, पहले आयशा ता की रिपोर्ट देखते हैं फिर इनसे बात करते हैं। ये है एहतमाम पंजीरी तैयार करने का। थाल में कहीं बादाम और काजू तो कहीं छुहारे और पिस्ता पड़ा है, जबकि मेवा, कोपरा और अखरोट है पंजीरी की जान। लवाजमात की तैयारी के बाद अब मरहला है पंजीरी की तैयारी का। कढ़ाई में देसी घी का तड़का बनाता है ड्राई फ्रूट्स को खस्ता। एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है मेहनत तलब काम, जिसमें दिखा रही हैं सदफ अपने हाथ का कमाल। पहले सर्दियों में हर घर में बना करती थी और स्पेशली ये गांव में ज़्यादातर बना करती थी। तो मैंने भी पंजीरी जो है अपनी नानी, दादी और इनके हाथ की खाई हुई थी और हमारे घरों में होती थी। फिर अम्मी बनाया करती थी, अम्मी के बाद फिर मैंने अपने बच्चों के लिए बनाना शुरू किया। लवाजमात को पीसना सबसे हसास मरहला है। जिसे बाद में मिक्स करके शीशे की बोतलों में महफूज किया जाता है। पंजाब की खोई हुई रिवायत को शहर में जिंदा रखने के लिए सदफ के शोहर भी इनका साथ देते हैं। हमारी ट्रेडिशन भी है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं। चने की दाल से, मूंग दाल से, सूजी से, बहुत सारी चीज़ों से बनती है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। पंजीरी अमूमन गांव में तैयार की जाती है, मगर शहर में इसकी अफादियत को नई नस्ल से रोशनास करवाने के लिए सदफ और इनके शोहर का इक़दाम काबिले सत्ताइश है। सर्दियों की ये खास सौगात खुशबू और जायके में है लाजवाब, जो सिर्फ गांव में ही नहीं अब शहर लाहौर में भी है दस्तयाब। जो एक बार खाए बस फिर खाता ही जाए। कैमरामैन जवाद मीडिया के साथ आयशा अता, समा लाहौर। तो सदफ बतूल और शाहिद इस्लाम दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ और शाहिद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ भी माशाल्लाह से तशरीफ़ लाए हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट, सदफ मैं आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। सदफ ये बताएं कि पंजीरी बनाए तो आपने, लेकिन इसको बाज़ाब्ता कारोबार बनाने का ख्याल किसका था, कैसे आया? ये पंजीरी हमारी रवायती सौगात है और ये हर सर्दियों में हमारे घर में बना करती थी। और ये होती है सूजी में और मूंग दाल में। जो मूंग दाल है उसमें जब मैंने बनाई तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने खाई और उनको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल डिफरेंट है।
तो उन्होंने कहा कि क्या हम इसको एज अ बिज़नेस ले सकते हैं, करते हैं शुरू, क्योंकि हम लोग तो घर में बना पाते हैं और बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बना पाते, तो क्या हम इसको सेल स्टार्ट करते हैं, हम लोग मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है ना, इसका एक मुख्तलिफ जायका था तो इसको लिया और इसकी जो है ना ये तैयारी शुरू की और इसको सेल के लिए स्टार्ट किया। अच्छा, और शाहिद साहब ये बताएं कि देखते हैं हम कि बेकरी से लेके बड़ी बड़ी दुकानों तक ये फैक्ट्रीज़ या कंपनीज इसको बनाती, लेकिन आप माशाल्लाह दोनों मिलके 2 लोग ये काम कर रहे हैं, तो घर में तैयारी जो होती है कितना चैलेंज होता है घर में तैयार करना? ये पहले तो बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट किया। तो घर में तैयारी हमारे लिए जो चैलेंजेस थे वो सबसे पहले तो ये था कि हाँ इसको यानी घर में तैयार करना, उसके लिए क्या चैलेंजेस हो गए, फिर इसके लिए एक ब्रांडिंग जो है वो करना बड़ा एक चैलेंज था कि इसका नाम क्या रखा जाए और कैसे इसको जो है वो आगे जो है वो सेल किया जाए और इसकी पैकिंग जो है वो कैसी होगी। तो जाहिर बात है जैसे आपने भी फरमाया कि फैक्ट्रीज़ में बनती है तो उनके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है। तो घर में जब आप बनाते हैं तो पहले तो हमने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई और वो इतना चैलेंज नहीं था, आसानी से बन गई, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर जो है वो हमारे बढ़ते गए और उसकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ती गई तो हमारे लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते गए। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए यानी जो जो चीज़ें चाहिए थी, मिल हो गई उसके ग्राइंड करने के लिए, चॉपर और फिर कढ़ाई और चूल्हे जो हैं उस तरह से जगह फिर जो है हमने पहले गैराज में इसको शुरू किया अपने गैरेज में, तो फिर बाद में हमने उसको बाहर एक सेटअप जो है वो ओपन उसको शुरू किया, एक किचन बनाया और वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हमने। और इसका नाम जो है वो एक बड़ा चैलेंज था कि नाम जैसा कि सदम ने बताया कि लोग इसको भूल गए हैं और भूल रहे हैं, तो जाहिर बात है वो यानी घर की बनी हुई चीज़ जो है वो किस तरह लोगों को क्लिक कर सकती है, इसलिए हमने इसका नाम जो है वो होममेड पंजीरी के नाम से हमने इसको मुतारफ़ कराया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत ज़्यादा बाहर ओवरसीज़ जो हैं वो चूँकि हर चीज़ से आप समझेंगे बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं, अपना मुल्क, अपना घर और बहुत सारी, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बाहर से हमें बहुत आर्डर जो है वो मिलते हैं। क्या बात है। अच्छा सदफ़, अक्सर नानियाँ दादियाँ जो है ये घरों में बनाती थीं, लेकिन खैर अब तो वो मामलात किस्सा पारीना ही हो गए हैं। हमारी नानियों दादियों की वो सेहत ही नहीं रही कि वो बेचारी अब बैठ के ये काम करें। तो इस चीज़ को, ये जो एक लेजेंड सी चीज़ है, इसको नई नस्ल से मुतारिफ़ करवाना, इसको डोर टू डोर आप लेकर गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लेकर गए हैं, ये किस तरीके से आपने मुमकिन बनाया? ये इस तरह से था कि जो नानी दादी तो बनाती थी, मैंने भी बचपन में उनके हाथ की ही खाई हुई थी और उसके बाद मेरी अम्मी बनाया करती हैं हर सर्दियों में और मैं भी बच्चों के लिए बना लेती थी। तो मुझे फिर आया कि हम लोग जो है इसको बना के तो सेल करें। अब जब बन गया प्रोडक्ट, एक बना लिया, अब इसको सेल करने का जो था वो हमने सोचा कि इसको किस तरह से सेल किया जाए। एक तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने ख़रीदी, दूसरा ये था कि इसको हमने सोशल मीडिया पर इसको हमने पोस्ट अपना होममेड पंजीरी का पेज बनाया। उससे पहले हमारा सना साकुरा किचन का ऑलरेडी एक पेज चल रहा था, तो होममेड पंजीरी का जब पेज बना तो वहाँ से फिर हमने इसकी मार्केटिंग की और ये डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जो है ना फिर हम लोग इसको लोगों तक पहुँचाते हैं और ये कोरियर सर्विस के ज़रिए ये जाती है और बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक भी आता है और हमारे पेज पे भी काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह लोगों ने इसी फीडबैक को दिए हैं कि ये होममेड है और जब भी किसी के मुंह में एक चम्मच जाता है तो यकीन करें उसका यही होता है कि ऐसा जायका पहले कभी नहीं खाया। अच्छा शाहिद साहब, ये मुझे बताएं कि फ्रेशनेस के हवाले से बहुत से लोग कंसर्न रहते हैं, तो कितने अरसे तक ये ताज़ा रहता है आपका बनाया हुआ?
ये चूँकि जितने भी ड्राई फ्रूट है, देखें चीज़ जो है प्रोडक्ट उसने यानी उसकी एक्सपायरी या उसका ख़राब होने के चांसेस जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं कि उसमें अगर कोई मॉइस्चर रह जाए या पानी का कोई उसमें फैक्टर हो तो फिर वो चीज़ जो है ज़्यादा देर नहीं चलती। तो ये पहले तो ये ड्राई फ्रूट है, फिर इनको रोस्ट किया जाता है उसमें देसी घी में। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये 6-7 माह बल्कि 1 साल तक आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसने ये खरीदी हो वो 1 साल तो रखता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल 10-15 दिन में, उसका 20 इस्तेमाल दिन इसी तरह होता है। ठीक है जी, वो ठीक है। शाहिद साहब और सदफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तरीके से काम करते रहें, मेहनत करते रहें और जो हमारी ख़ास पुरानी डिशें हैं वो नई नस्ल से इसी तरह मुतारिफ कराते रहें। अभी लेंगे ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम बदल रहा है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं और क्या ही इतनी अच्छी हमारी डाइट है कि हम अपने अंदर का जो मुदाफ़त निज़ाम है, वो निज़ाम के जो बीमारियों से लड़ता है, उसको हमने क्या ही इतना नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हमारा शो देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना ये जो इम्यून सिस्टम, मुदाफ़त निज़ाम, लड़ने का निज़ाम, उसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारा रेगुलर हिस्सा बन चुकी है। उम्मे राहिल, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे शहर में जो मामलात हो चुके हैं ना, बहुत बुरे हो चुके हैं अभी, और आज तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सर्दी ने स्टेप इन कर दिया है थोड़ा सा। अब जनाब नज़ला, खांसी, स्पूटम, ये सारी चीज़ें जो है बहुत उरूज पे पहुँच जाएगा। हम अपना इम्यून सिस्टम इस वेदर में कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या मामला कर सकते हैं? ऐसा है कि इम्यून सिस्टम जब से इंसान बना उसके साथ जुड़ा हुआ है और लोग इसके साथ चल भी रहे हैं। लेकिन ये कोविड के बाद ज़्यादा अवेयर हो गए लोग, इम्यून सिस्टम भी कोई चीज़ होती है और उसको किस तरह से हमने अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत मुश्किल चीज़ों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे घर में दे दी है जो कि हम किचन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम उसको एज अ टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है अगर उसको सही से देखा जाए और समझा जाए। उसमें आपके सारे स्पाइसेस भी आ गए हैं, आपकी चाय की पत्ती भी है उसके अंदर, और उसमें ग्रीन टी भी है। अब ये है कि हम उसको इस्तेमाल करें जिससे वेट कम हो रहा है, इससे नींद भाग रही है, इससे मसाला अच्छा हो रहा है, टेस्ट अच्छा हो रहा है, बिरयानी अच्छी बन रही है। लेकिन वो मसाले टेस्ट के लिए नहीं थे, वो मसाले आपकी सेहत के लिए थे, जिसको हमने सिर्फ जायकों के लिए रख दिया है। तो वही चीज़ें अगर आप तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जब हम खाना बना ही रहे हैं, अब सर्दी है तो मेथी बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है, सूखी मेथी तो होती है, लेकिन अब जो फ्रेश मेथी वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। मुलैठी हर घर में मौजूद होती है, पान वालों के पास मौजूद होती है, बहुत खाई जाती है खांसी गले के लिए। आपका बेस्ट आपका इम्यूनिटी टॉनिक है ये आपने थोड़ा सा रख के मुंह में हल्का हल्का आप चूसते रहें, खाते रहें, किस तरह खा लीजिए। मोरिंगा हमेशा जिक्र करते हैं और उसको लोग खाते इज्जत नहीं देते कि बस मोरिंगा हर घर में लगा हुआ है, लग जाता है, ऊपरी उग जाता है। उसके पत्ते आप रख लें, अपने सलाद में डाल लें, उसका जूस बना के पी लीजिए, चंद पत्ते रोज़ाना बच्चों को खिला दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं। उसके खाने का फ़ायदा ये कि आपको एक्स्ट्रा विटामिन सी नहीं लेना है, विटामिन ई नहीं लेना है, जितनी उसमें मिकदार है वो उन सबसे कई गुना ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको ज़रा अपने फ़ायदे की बात आपसे पूछ लूँ। देखें, हमारा काम बोलने का है। बिल्कुल। अब उसमें बहुत सारे लोग और भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, चाहे वो रेडियो के हों या टेलीविज़न के या सोशल मीडिया के हों, एक बार गला ख़राब होता है ना, तो वो क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता तो फिर वो एक लंबी कहानी चलना शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाए? कीपिंग इन व्यू कि ठंडा पानी नहीं पी रहे हम। हाँ, नहीं, ठंडा पानी तो बहुत माशाल्लाह समझदार हो गए लोग, पीते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए, एक तो मुलैठी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको रूटीन में रखना चाहिए कि आप उसको एक छोटा सा टुकड़ा जैसे आप मुंह में रख के छाले की तरह चबाते रहिए। ठीक है। वो आपका गला साफ रखे, कि खासकर वो तमाम सिंगर्स, बोलने वाले लोग, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो है, अगर कभी ऐसा होता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सुबह उठेंगे गला बंद है, कुछ खराश आ रही है, कुछ लग रहा है, कुछ बलगम सा है, आपने सिंपल क्या करना है, 2 अदद काली मिर्च लेनी है। ठीक है। एक इधर डाली, एक इधर डाली, जब मुंह में रखी और चाय पी ली, बस गला साफ। अरे वाह, आप करके देखिए, क्या बात है। तो हम तो ये करके देखेंगे। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ प्रोसीड टू द किचन और ज़रा बताएं कि हम क्या चीज़ जो है वो बना सकते हैं अपने किचन में रहते हुए, सो दैट हम अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। एंड ओवर टू यू मेराइल। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे किचन में मौजूद होती हैं और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, लेकिन उसको खाते नहीं हैं। बताते ज़रूर हैं और कुछ भी नहीं करना। कलौंजी के 5 से 7 दाने हैं, बहुत ज़्यादा कलौंजी कभी भी नहीं खानी चाहिए। ये सुबह निहार मुँह आप ऐसे खा लीजिए या ज़रा सा शहद मिला के इसको खा लीजिए। ये आपके पूरे आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसको खाएं
या निगलें या चबाएं? निगल जाएंगे, जैसे कि 7 दाने तो आपको गायब हो जाएंगे, घूमते रह जाएंगे आप कहाँ गए। तो डायरेक्ट आप शहद के साथ उंगली में ज़्यादा शहद लेके या स्पून में 5 से 7 दाने बहुत है, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं कि वो चमचा भर के खा ले तो नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी मैंने मेथी की बात की, मेथी अभी तो फ्रेश है, लेकिन हमारे पास मेथी दाना मौजूद होता है हर वक्त, हर पूरे साल, और ये बेस्ट सीज़न है इसका कहवा पीने का। मेथी दाने की चाय अगर आप पीना शुरू कर दें, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, ट्वाइस अ डे आप पीना शुरू कर दें, 2 महीने 3 महीने पी लीजिए। अगर चाय नहीं पीते, बहुत से लोग नहीं पीते, कहवा अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपने मेथी दाने को पानी में भिगोना है, बस वो पानी इसका डिकॉक्शन बन गया, उसका आपने पानी पी ले इन्फ्यूज़ करके। 2 दिन में 2 बार पीना है, 2 से 3 महीने पिए, आपका पूरा साल ऐसा गुजरेगा कि आपको किसी चीज़ की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी, और जो गर्मियों में परेशान होते पसीने से, स्मेल से, उससे भी महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा फ्लेक्स सीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको खाना चाहिए, जो कि हम नहीं खाते हैं। तो इसके लिए ये कि फ्लेक्स सीड घर में होता है, कुछ भी नहीं है, बच्चों को आप स्मूदी दे रहे हैं, कोई भी उनका डेजर्ट बना रहे हैं, घर में कोई डेजर्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें। अच्छा उमेराइल, जैसे कि आप बता रही हैं, हमें कॉलर भी लिया, कोयटा से कामरान है। अस्सलाम वालेकुम कामरान, प्लीज़ आप क्या सवाल करना चाह रहे हो उमेराइल से, बताइए। जी, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, कामरान नाम है। मेरा ये सवाल था कि चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बता दें। ओके, डुअल प्रॉब्लम है जी। हाँ, वो तो कॉमन से प्रॉब्लम है। इसके लिए भी मैं खाने की चीज़ से बता देती हूँ कि इंजीर जो है, इंजीर 4 अदद या 5 अदद इंजीर को दूध में भिगो दीजिए, ठीक है, और इसको जो है आपने सुबह या दिन में किसी भी वक्त खा लीजिए। ये बालों की ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट चीज़ है और आपके सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टमक को सही रखेगा। और इसी एक इंजीर का एक मतलब जो आप इंजीर भीगी हुई उसको लेके उसका जो है ना आपने पेस्ट बनाया और उसको पूरे फेस पे लगाया, मसाज कर लिया, जब वो ड्राई हो गया उसको वॉश कर लिया, तो ये आपके जो चेहरे के धब्बे उनको भी ये दूर करेगा। इसके अलावा विटामिन सी जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, तो चेहरे के धब्बों के लिए और रंग के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मोरिंगा की मैं बात करी थी। मोरिंगा आपके पास पौधा है, पत्ते हैं, तो आप उसको सुखा लीजिए, नहीं तो पाउडर तैयार मिल जाता है। मैं फिर आपको रोकूंगा। हाँ जी। हुमैरा लाहौर से हैं जी। जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए हुमैरा, क्या आप सवाल करना चाहेंगे हुमैराइल से? मैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, मालिक की मेहरबानी। हाँ जी, मैंने डॉक्टर उमर से बात करनी है। जी जी, मेरे उनसे 2 क्वेश्चन हैं कि मेरे, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि वो वाली सर्दी नहीं आई जो एक बारिश के बाद सर्दी आती है, लेकिन स्किन ड्राई हो जाती है और मेरी स्किन के ऊपर जो है वो एक्ने थी, लेकिन उससे स्कार रह गए, वो नहीं जा रहे। मैंने बड़ी चीज़ें यूज़ की, टोटके भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके लिए प्लीज़ मुझे कोई अच्छी सी जब रेमेडी बता दें। ठीक है। एक्ने के धब्बे रह गए हैं और उसके धब्बे निशान नहीं जाते कि बहुत सारे डिपेंड करते हैं, आप उसको धब्बा क्या नहीं हो सकता है वो स्कार हो। एक्चुअली जब हम जिस नज़र से देखते हैं वो एक अलग होती है और आप उसको फील अलग करते हैं कि ओपन पोर्स, स्कार, पिट, सब डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, सिंपल सा आसान तरीका ये है कि गंधक आंवला सार इजीली मिल जाता है। गंधक आंवला सार लीजिए, गंधक आंवला सार लेके उसका जो है आपने पाउडर बनाना है, उसके अंदर टी ट्री ऑयल तकरीबन 1 चमचा गंधक आंवला सार लेना है, टी ट्री ऑयल आप लीजिए तकरीबन 8 से 10 कतरे। खीरे का जो जहाग, खीरे के ऊपर से हम रगड़ते हैं जब उसका कड़वाहट निकालने के लिए, वो जहाग उसमें आधा चमचा मिला लीजिए। अब वैनिशिंग क्रीम आप कोई भी मिल जाएगी, इस वक्त ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, अच्छी सी कोई ड्राई क्रीम जो है वो लेके नॉन केमिकल उसको उसमें मिला के आपका एक क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। ये आप रात को लगाना शुरू कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि जितने लोग दानों से परेशान हैं, दानों के निशान से परेशान है, वो लगाना शुरू कर दें। जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है कि दाने होते हैं, वो इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। ठीक हो गया। मोरिंगा के हवाले से आप बताएं। मोरिंगा का ये कि ये जो है वो चीज़ है जो आप 6-7 महीने के बच्चे को स्टार्ट मतलब खिलाना शुरू कर सकते हैं। जस्ट 1 पिंच। ये मतलब मैं खुद अपनी फैमिली में करती रही। पाउडर बनाया? ये पाउडर पत्ते सुखा के उसका पाउडर है, और ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अगर फ्रेश आपके घर में पत्ते हैं तो बहुत ही कमाल की बात है कि आपने उसका थोड़ा सा ब्लेंडर में डाला, किसी भी फ्रूट के साथ उसका जूस बनाया और वो आप पीना शुरू कर दें। वो आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसके अलावा आपके वेट को मैनेज करता है। और वो बच्चों को जूस दे रहे हैं तो उसमें 2 पत्ते डाल दीजिए, कोई भी चीज़ दे रहे हैं उसमें 2 पत्ते डालें, उसका जूस बन जाएगा। वो ये अपना रूटीन में बना के रखें, बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनकी मेमोरी के लिए ये एक्सीलेंट चीज़ है। बढ़ती उम्र के साथ इसको इस्तेमाल करते जाइए। सर्दियों में वो खातीन जो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनके मसले मसाइल हैं,
क्या बना सकते हैं उनके लिए? अच्छा, उनके लिए मैं बताऊं कि एक चीज़ आज मैं स्पेशली आजकल मैं इसके ऊपर बड़ा काम कर रही हूँ। ये जो है 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें जो है मेथी दाना, तकरीबन 50 ग्राम्स आप मेथी दाना ले लें। इसके अंदर इलायची का दाना, हरी इलायची जो होती है 50 ग्राम्स, और कलौंजी 10 ग्राम। ये रेशो है, ये पाउडर इस तरह से बन जाएगा। रोज़ाना 1 चमचा खाना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि जी जो सर्दी की वजह से या वेदर की वजह से जो दर्द हो रहे हैं या वीकनेस की वजह से हो रहे हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इसको रूटीन में सब लोग खा सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी खा सकता है। लेकिन 1 टीस्पून रोज़ाना डेली रूटीन बना के देखिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। एंड आखिर में सर्दियाँ आती हैं तो जी जो स्किन जिनकी है क्रैक गिल रही है, वो क्या हम उनके लिए कर सकते हैं? अच्छा, क्रैक हील हो रही है तो मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी है। ठीक है। और सबसे आसान है कि बेतहाशा क्रीम्स एंड बटर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप घर में करना चाह रहे हैं तो दही हमारे घर में मौजूद होती है। फ्रेश क्रीम, दूध की बलाई पूरे पंजाब में, पूरे जो एरियाज़ में मिलती है। उससे अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई नहीं है। दूध की बलाई फ्रेश वाली लीजिए, उसमें लेमन जूस डालिए, फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन डालिए, ये बना के रख लीजिए। रोज़ाना रात को लगाइए। दिन में आप जो दिल चाहे लगाएं, लेकिन रात में आप ये लगाइए। सदियों पुराना ज़िंदगी गुजर गई ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद आपके ना स्किन ख़राब होगी, ना क्रैक हील होंगे, ना हाथ ख़राब होंगे। थैंक यू सो मच उमेराहिल, आप तशरीफ़ लाएँ। और आज के शो से हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये इत्तला देना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि आज हमारी बहुत ही अच्छी क्वाइन का महक असलम यहाँ नहीं थी। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ महक के वालिद का रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ। हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो दोस्त नहीं, मेरी बहन जैसी है महक, मैं ज़ाती तौर पे और अपनी पूरी टीम की तरफ से सोगवार हूँ। दुआ करते हैं हम उनके वालिद के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। वो लोग ही जान सकते हैं इसकी कदर व कीमत जिनके पास वालिदैन नहीं है। महक के वालिद को अपनी दुआ में याद रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।